हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं जीडी अग्रवाल फ्रॉम अग्रवाल विज्ञान केंद्र फिजिक्स की बात कर रहा हूं बच्चों। कल मैंने फिजिक्स में आपको फिजिक्स की ओल्डेस्ट ब्रांच मैंने मैकेनिक्स पढ़ाया था, जिसको 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला पहली ब्रांच कौन सी थी बेटे? फिजिक्स की मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम स्टडी करते हैं विदाउट कॉज। मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन उसका कारण, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का कारण क्या था, फोर्स, उसको नहीं पढ़ते। इस ब्रांच को गैलीलियो नामक साइंटिस्ट ने अपने नाम पर ही गैलीलियन मैकेनिक्स एंड काइनेमेटिक्स कहा था। ध्यान है ना? इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली थी आपने, ठीक है ना? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दूसरी मैकेनिक्स की सेकंड वाली ब्रांच पढ़ाई थी आपने, ए मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कॉज। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन का कॉज फोर्स होता है। इस ब्रांच को न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहा या डायनेमिक्स कहा, ठीक है ना? इसके लिए न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। एक लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ दिया था F इक्वल टू ma, थर्ड लॉ दिया था एवरी एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। क्लियर? जिस मैकेनिक्स में, जिस ब्रांच में बच्चों गैलीलियन मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को मिलाकर के पढ़ाया जाता है, उस ब्रांच को क्लासिकल मैकेनिक्स कहा था। और आपको ध्यान हो 9th क्लास में आपने गैलीलियन मैकेनिक्स के लिए आपने मोशन एक चैप्टर पढ़ा था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक फोर्स चैप्टर पढ़ा था, ठीक है ना? और जिस ब्रांच में गैलीलियन मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स दोनों को मिलाकर पढ़ाया जाता है, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है मेरे बच्चे। जिसमें आपने एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन और एक चैप्टर आपने पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी। क्लियर? लेकिन जब गैलीलियन मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स दोनों को मिलाकर के जहां स्टडी किया जाता है, जिन ऑब्जेक्ट्स के लिए स्टडी किया जाता है, उन ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻⁶ मीटर से बड़ा होना चाहिए। मीन्स वे ऑब्जेक्ट जिनके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन या न्यूटन्स के फॉर्मूले लगाए जाते हैं, F इक्वल टू ma जैसे अप्लाई करना है आपको किसी ऑब्जेक्ट के लिए, या v इक्वल टू u प्लस ए टी आपको अप्लाई करना है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो उन ऑब्जेक्ट का जो साइज है 10⁻⁶ मीटर से बड़ा होना चाहिए। मैं कहना यह चाहता हूं कि वे जो ऑब्जेक्ट हैं, एटम मॉलिक्यूल ना हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना हो, मॉलिक्यूल्स का ग्रुप हो, मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज इस तरह का हो जिससे हम उनको देख पाए ठीक से, ठीक है ना? उन्हीं के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई की जाती है, ठीक है ना? अब तीसरी ब्रांच मैकेनिक्स की मैंने बताई थी, ध्यान हो अगर आपको, कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻⁶ मीटर से छोटा है और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के नियरली सेम है, ठीक है ना? वो ऑब्जेक्ट होने चाहिए क्या बेटा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, दैट इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन 10⁻⁶ मीटर, लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और एटम के लिए जब मैकेनिक्स हम अप्लाई करते हैं तो उसमें गैलीलियन मैकेनिक्स मीन्स गैलीलियन की मीन्स इक्वेशन ऑफ मोशन और न्यूटन्स के फॉर्मूले हम अप्लाई नहीं करते बच्चों। उसके लिए मैकेनिक्स कौन सी? क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, जो मैक्स प्लैंक ने दी थी। इसको हम 12th क्लास में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? और अगर ऑब्जेक्ट का साइज 10⁻⁶ मीटर से भी छोटा है और उनके चलने की स्पीड लाइट की स्पीड के नियरली सेम है, देन वी हैव टू अप्लाई आइंस्टीन मैकेनिक्स। रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, जिसको किसने दिया था बच्चों? आइंस्टीन ने दिया था, जिसको आइंस्टीन मैकेनिक्स के नाम से हम जानते हैं। यहां तक मैंने बता दिया था आपको। अब प्रश्न ये था बच्चों कि मैकेनिक्स के अंदर ध्यान हो तो मैंने एक बात बोली थी क्या, कि फिजिक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट और एनर्जी मींस मैटर और एनर्जी मींस मैटर और एनर्जी का एक दूसरे से क्या रिलेशन है। एक्चुअल में मैटर का निर्माण एनर्जी से होता है और एनर्जी मैटर से ही जनरेट होती है, ठीक है ना? उस ब्रांच को अरिस्टोटल नामक साइंटिस्ट ने फिजिक्स बोला था फ्यूजिज वर्ड से, ठीक है ना? लेकिन किन्हीं ऑब्जेक्ट की फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट की हम उनकी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हैं। अब प्रश्न ये था कि उनको स्टडी कैसे करेंगे, तो लॉर्ड केल्विन ने कहा था कि उन ऑब्जेक्ट्स की फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उनकी नापतोल करनी पड़ेगी। अब नापतोल कैसे करें?
तो लॉर्ड कैल्विन ने कहा था कि दो ऑब्जेक्टों की सेम फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमको स्टडी करना है तो उनका क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। सिंगल किसी ऑब्जेक्ट की एक फिजिकल क्वांटिटी को हम स्टडी नहीं कर सकते। जैसे एक ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है एक ऑब्जेक्ट की, तो दूसरे ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को ज्यादा कह सकते हैं हम, या ये कहें कि एक रॉड की लंबाई दूसरी रॉड की लंबाई से ज्यादा है या कम है। मींस दो ऑब्जेक्टों को कंपेयर करके उन ऑब्जेक्टों की फिजिकल क्वांटिटीज को हम स्टडी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब प्रश्न ये आया क्या कि दो ऑब्जेक्टों की फिजिकल क्वांटिटीज को जब स्टडी किया हमने, कंपैरिजन प्रोसेस किया, तो अब प्रश्न ये आया कि किस ऑब्जेक्ट की कोई फिजिकल क्वांटिटी ज्यादा है और किस ऑब्जेक्ट की फिजिकल क्वांटिटी कम है। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, इसके लिए एक एसआई सिस्टम दिया गया जॉर्ज नामक साइंटिस्ट ने। क्या बेटा, एसआई सिस्टम और एमकेएसए सिस्टम फॉर यूनिट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स, जिसमें 7 फंडामेंटल यूनिट आपको पढ़ाई गई थी। ध्यान हो तो आपने नोट भी कर ली होंगी शायद। क्या बेटा, मास लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है ना, जिनकी यूनिट्स मैंने बताई थी बच्चों। मास की यूनिट किलोग्राम, लेंथ की यूनिट मीटर, टाइम की यूनिट सेकंड, ठीक है ना, टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं हम, करंट एम्पियर में नापेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी यूनिट होती है मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसकी कैंडेला। दो इसकी सप्लीमेंट यूनिट्स बताई थी बच्चों मैंने आपको, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्लियर है? यहां तक मैंने आपको डिस्कस कर दिया था। एक पॉइंट और मैंने बताया था, जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होती है उनको हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, लेकिन जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर नहीं होती उनको लिखा जाता है स्मॉल लेटर में, ठीक है ना। ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूं। किसी भी यूनिट को बच्चों प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। जैसे 4 एम्पियर को एम्पियर लिखेंगे, 4 एम्पियर लिखेंगे, एम्पियर्स नहीं लिखेंगे। और अगर ये यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर है तो कंप्लीट साइंटिस्ट का नाम जब लिखते हैं तो पहला लेटर स्मॉल लेटर से लिखेंगे और लास्ट में उसको एस लगाते हैं। क्यों लगाते हैं एस? उसको सम्मान देने के लिए, ठीक है। ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूं आपको। डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट, बट यूनिट लेस क्वांटिटी कैन नॉट हैव डायमेंशन। मतलब जिस क्वांटिटी की डायमेंशन, क्या बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी कैन हैव यूनिट, मतलब जिस क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं है उसकी यूनिट हो सकती है, लेकिन जिस फिजिकल क्वांटिटी की, क्या बेटा, यूनिट ही नहीं, उसकी डायमेंशन नहीं होगी। यहां तक मैं बच्चों डिस्कस कर चुका हूं। यहां से आगे एक पॉइंट और मैंने पढ़ाया था, फंडामेंटल यूनिट्स यूज्ड फॉर दीज डेज आर एटॉमिक। फंडामेंटल यूनिट्स जो हम पढ़ते हैं वो यूनिट मेरे बच्चे मैकेनिकल यूनिट नहीं होती। द स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स आर यूज्ड दीज डेज एटॉमिक, नॉट मैकेनिकल। दे डू नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। दे आर द सेम ऑन ऑल प्लैनेट्स। मैंने इसके लिए डिस्कस किया था किलोग्राम को कार्बन के एटम के नंबर के टर्म में, एटॉमिक मास यूनिट कार्बन के मास का 1/12 टाइम्स मास को 1 क्या बोलते हैं, डाल्टन कहते हैं, या 1 AMU बोला जाता है उसको। क्लियर है? ठीक है। 1 मीटर डिस्टेंस क्या होती है? क्रिप्टन 86 एटम से जो वेव निकलती है, कितनी वेव? 1650763.73 वेव। जितनी डिस्टेंस कवर करती हैं, जितनी डिस्टेंस में आ जाएंगी इन नंबर ऑफ वेव्स को, क्या बेटा, जितनी डिस्टेंस में ये नंबर ऑफ वेव्स आ रही हैं, जितनी डिस्टेंस ये नंबर ऑफ वेव कवर कर रही हैं, उस डिस्टेंस को 1 मीटर कहा जाता है। क्रिप्टन, क्योंकि इसको एटम से डिफाइन किया है। क्लियर है? इसीलिए एटॉमिक यूनिट है। स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट्स जो हम इस्तेमाल करते हैं वो उनकी स्टैंडर्ड वैल्यू एटम के हेल्प से, एटम से ही एक्सप्लेन करते हैं, मैकेनिकल वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। 1 सेकेंड क्या है? सीजियम 133 एटम के 9192631770 वाइब्रेशन जितने ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं, उस ड्यूरेशन को 1 सेकेंड कहा जाता है। और इन सभी यूनिट्स की वैल्यू हर जगह पर सेम रहती है। क्लियर? अब यहां से आगे की बच्चों बात करते हैं। इतना मैं पहले 2 सीजन में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों यहां से आगे कुछ जनरल यूनिट्स में पढ़ा रहा हूं, जो हो सकता है कि इनमें से कुछ कॉमन यूनिट आपने पढ़ी होंगी, लेकिन
ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूनिट ऐसी हैं जो आपने नहीं पढ़ी हुई है। लिए आप अपना नोट कर लें, बहुत काम की यूनिट है बच्चों। जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्वालिफाई करना चाहते हो, वास्तव में कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर क्वालिफाई करना चाहते हो बच्चों आप, तो आपको ये चीजें पढ़नी पड़ेंगी, निश्चित रूप से पढ़नी पड़ेंगी, 100% पढ़नी पड़ेंगी आपको ये, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है ना, तो मेरे साथ साथ इसको नोट करते चले जाएं, ठीक है क्या नहीं, और इधर उधर के कोई कमेंट फालतू का ना दें, ठीक है नहीं। ठीक है, मैं मान सकता हूं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आप नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं, तो मैं ये बात समझ सकता हूं, लेकिन अगर आपने मेरे नोट्स कंप्लीट नोट किए और मेरे हर लेक्चर को नोट करने के बाद आपने सुना, तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि फिजिक्स में आप कोई भी बुक उठा लेना, उस बुक के हर क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा आपको। बस आप मेरे साथ साथ नोट करते चला जाए और मेरे लेक्चर को सुने। एक बार सुनने के बाद हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास पहुंच जाते हैं, हो सकता है कि वो लेक्चर फिर अगर आप सुने, ठीक है कि नहीं, तो आपको डेफिनेट, मैं गारंटी के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपको समझ आएगा। ठीक है, नोट कीजिए आप। वन चंद्रशेखर लिमिट, ये एक्चुअल में चंद्रशेखर नाम है साइंटिस्ट का। वन चंद्रशेखर लिमिट बराबर होता है बच्चों सोलर मास का 1.4 टाइम्स। सोलर मास कहते हैं मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, मास ऑफ सन, ठीक है ना। सन के मास को सोलर मास कहा जाता है। और अगर आपको मालूम हो सन का मास कितना है, आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लें, काम की चीज है। मास ऑफ सन नोट कर लेना आप, 2 × 10⁻30 kg, 30 kg किलोग्राम, क्लियर है। और जिन स्टार्स का मास, जिन स्टार का मास वन चंद्रशेखर लिमिट के इक्वल हो या उससे ज्यादा हो, वे स्टार ब्लैक होल की तरह बिहेव करते हैं। क्या कहते हैं उनको? द स्टार्स हुज मास इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वन चंद्रशेखर लिमिट, देन स्टार्स विल बिकम ब्लैक होल। ब्लैक होल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन स्टार से ना तो हीट निकलती है मेरे बच्चे, ना ही उनसे लाइट निकलती है। इसी वजह से उन स्टार्स को क्या बोला जाता है? ब्लैक होल बोला जाता है। ठीक है ना। दूसरे वर्ड में, अदर वर्ड्स में ब्लैक होल की दूसरी डेफिनेशन देखो। इन अदर वर्ड्स क्या बेटा? एस्केप वेलोसिटी इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन स्टार्स विल बिकम ब्लैक होल। कहने का सेंस यह है कि जिन स्टार्स पर एस्केप वेलोसिटी का मान लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, तो वे स्टार लाइट को भी अपनी ओर क्या कर लेते हैं? खींच लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट को भी अपने अंदर से निकलने नहीं देते। इसी वजह से उनको क्या बोला जाता है बेटा? किसकी तरह बिहेव करते हैं? ब्लैक होल की तरह बिहेव करते हैं। आप नोट कर लें इसको, ठीक है। एस्केप वेलोसिटी मतलब जिन स्टार्स पर एस्केप वेलोसिटी का मान लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, वे स्टार लाइट को अपनी ओर क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसी वजह से उन स्टार्स को क्या बोलते हैं? ब्लैक होल बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नोट करें बच्चों, वन बार्न। बार्न एक्चुअल में ये वन बार्न ये यूनिट है बच्चों एरिया मेजर करने की। एरिया की यूनिट तो जानते होंगे, मीटर स्क्वायर होती है, लेकिन बार्न भी एरिया की यूनिट है। और बार्न में जो न्यूक्लियस होता है ना, एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसका एरिया नापा जाता है, मेजर किया जाता है बार्न में। और वन बार्न किसके इक्वल है? 10⁻28 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, मीटर स्क्वायर एक्चुअल में एरिया की यूनिट है, लेकिन बार्न भी एरिया की यूनिट है, छोटी यूनिट है। इसमें बार्न में न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन का मतलब किसी एटम के न्यूक्लियस का एरिया नापा जाता है बार्न में। और वन बार्न इक्विवेलेंट होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चल सकते हैं। थर्ड पॉइंट नोट करें, वन माक नंबर, MACH लिखा है, MACH, मैक नंबर नहीं पढ़ते हम इसको, इसको पढ़ा जाता है माखो संख्या। नंबर कहते हैं संख्या को, माक संख्या। वन माक नंबर, मैक नंबर। मैक नहीं पढ़ा जाता इसको, हिंदी में माख संख्या पढ़ा जाता है इसको। वन माक नंबर साउंड की वेलोसिटी के बराबर होता है। और साउंड की स्पीड कितनी है? साउंड की स्पीड एयर में
नॉर्मल टेम्परेचर एटमॉस्फेयर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगर इस स्पीड को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कितने से? 332, इसको 18/5, समझ गए ना बात? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में। और ये वैल्यू होती है 1195.2 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। क्या बेटा? 1 माक नंबर साउंड की वेलोसिटी की इक्वल है, और साउंड की वेलोसिटी किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एयर में साउंड की स्पीड होती है 332 मीटर पर सेकंड, और इसको कन्वर्ट किया जाए किसमें? किलोमीटर पर आवर में। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे। अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करोगे तो इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। कितने से? वैल्यू कितनी है? 332, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5। 18/5 समझ गए ना? ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। और ये वैल्यू कितनी आएगी? 1195.2। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 1195.2 किलोमीटर पर आवर। और ये माक नंबर में सुपरसोनिक, सुपरसोनिक उनको बोला जाता है जिन ऑब्जेक्ट के चलने की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, उनकी स्पीड माक नंबर में नापी जाती है। जैसे जेट प्लेन है, लड़ाकू विमान, उनकी स्पीड माक नंबर में नापी जाती है, 1 माक नंबर। ठीक है ना? जैसे आपके इंडिया गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा स्पीड वाला कौन सा जेट प्लेन है? राफेल, जिसकी स्पीड है माक नंबर 3। मतलब नियर अबाउट इस स्पीड को आप कितना मान लो? 1195.2 किलोमीटर पर आवर, लगभग 1200 मान लो। और उसकी कितनी स्पीड है? माक नंबर 3 राफेल की। ठीक है ना? जो सुपरसोनिक जेट प्लेन है आपके पास सबसे हाई स्पीड वाला राफेल, जिसकी स्पीड कितनी हो गई? 1200 किलोमीटर पर आवर का मतलब 3 गुना कर दो उसका, लगभग 3600 किलोमीटर। लेकिन वो स्पीड निकाल के देता है नियर अबाउट 2400 किलोमीटर पर आवर। ठीक है? सुपरसोनिक, सुपरसोनिक उनको बोलते हैं बच्चों जिन ऑब्जेक्टों की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है, उन ऑब्जेक्ट को सुपरसोनिक्स कहा जाता है। ठीक है ना? चलें आगे, ध्यान दें। नॉट, क्या बेटा? नॉट भी यहां पर जो लिखा हुआ है KNOT, नॉट। नॉट मीन्स नहीं, नहीं नहीं होता एक्चुअल में। ये भी ये वेलोसिटी की यूनिट है। वेलोसिटी मेजर की जाती है किसकी? पानी के जो जहाज है ना, उनकी स्पीड नापी जाती है किसमें? नॉट में। और 1 नॉट होता है 1.852 किलोमीटर पर आवर के बराबर। वेलोसिटी ऑफ शिप, वेलोसिटी ऑफ शिप का मतलब जो पानी के जहाज होते हैं ना, उनकी स्पीड नॉट में नापते हैं बच्चों। और 1 नॉट कितने के बराबर है? 1.852 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? नेक्स्ट यूनिट देखें, शायद जानते हो आप, 1 क्यूसेक। 1 क्यूसेक किसके बराबर है? 1 क्यूबिक फीट, 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड। और ये वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब क्या है? अमाउंट, हम क्यूसेक में, क्या बेटा? वाटर करंट मेजर करते हैं हम। वाटर करंट का सेंस होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वाटर करंट बोला जाता है। पानी का अमाउंट कौन किस में लेंगे हम? वॉल्यूम में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड इज कॉल्ड वाटर करंट। क्लियर? और 1 क्यूसेक होता है 1 क्यूबिक फीट पर सेकेंड के बराबर। आप नोट कर लें इसे, बहुत काम की चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट करें इसे आप। ठीक है? मैं नेक्स्ट यूनिट की बात कर रहा हूं बच्चों, 6th यूनिट। द न्यूक्लियर डोज गिवन टू ए कैंसर पेशेंट इज रोंजन। जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनको न्यूक्लियर डोज, न्यूक्लियर डोज क्या होती है बच्चों? ये द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डोज, द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर डोज गिवन टू ए कैंसर पेशेंट इज रोंजन। एक्चुअल में रोंजन ये नाम है साइंटिस्ट का। जो कैंसर पेशेंट होते हैं उनकी 2 तरह की थेरेपी होती है बच्चों, एक तो रेडियोथेरेपी और एक होती है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं उसको,
पेशेंट को। लेकिन जब कीमोथेरेपी से अगर पेशेंट का कैंसर रिकवर नहीं हो पा रहा तो हम देते हैं उसको रेडियोथेरेपी, मतलब उस पर रेडिएशंस डालते हैं, गामा रेज या एक्सरेज, ठीक है ना। और जो न्यूक्लियर डोज कैंसर पेशेंट को दी जा रही है उसकी यूनिट रोंजन होती है। रोंजन ये नाम है साइंटिस्ट का। क्या बेटा? रोंजन डिस्कवर्ड एक्सरे, एक्सरे वर डिस्कवर्ड बाय रोंजन, फॉर इट ही वाज अवार्डेड फर्स्ट नोबेल प्राइज इन 1901। रोंजन नामक साइंटिस्ट ने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, जिन एक्सरेज को कैंसर पेशेंट के लिए रेडियोथेरेपी के लिए जो एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, उनके जो टिश्यूज होते हैं ना कैंसर में, जो डेड टिश्यू है, खराब टिश्यू है, जो अदर सेल्स को क्या कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, उन सेल्स को क्या करते हैं, उनको इतनी एनर्जी दी जाती है कि वो समाप्त हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, जल जाए, ठीक है क्या नहीं। तब रेडियोथेरेपी की जाती है। और रेडियोथेरेपी में जो न्यूक्लियर डोज कैंसर पेशेंट को दी जाती है उसकी यूनिट होती है रोंजन, ठीक है ना। और वन रोंजन होता है 2.58 कूलम पर किलोग्राम। क्या कहना चाहता है? पर किलोग्राम एयर, मतलब ऐसे रेडिएशंस 1 किलोग्राम एयर के अंदर डाले जाएं जो कितना चार्ज जनरेट कर दें, 2.58 कूलम चार्ज जनरेट कर दें। तो उन रेडिएशंस की एनर्जी इतनी होती है कि वो कैंसर पेशेंट के जो टिश्यू हैं, जो खराब टिश्यू हैं, जो अदर टिश्यूज को क्या कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं, उनको जला देते हैं। रोंजन यहां पर आर से डिनोट किया है मेरे बच्चों। एक्चुअल में रोंजन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने एक्सरेज की डिस्कवरी की थी, जिसके लिए 1901 में नोबेल प्राइज दिया गया था। आप नोट कर लें, बहुत काम की चीज लिखी है बच्चों। क्लियर? 7th यूनिट देखें, टाइम की यूनिट सेकंड होती है बच्चों, जानते होंगे, लेकिन टाइम की एक यूनिट और है सेक, SHAKE, सेक। 1 सेक इक्वल होता है 10⁻⁸ सेकेंड। और एटॉमिक प्रोसेस से मिलने वाली लाइट एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻⁸ सेकेंड, जिसको 1 सेक कहा जाता है। एटॉमिक प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁸ सेकेंड होता है, जो किसके बराबर है? 1 सेक के बराबर है। एटॉमिक प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का मतलब क्या है बच्चों? एक्चुअल में तुमने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब किसी एटम से, जैसे ये किसी एटम का न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है ना, ये इसकी ऑर्बिट्स हैं, ठीक है ना, और किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल में है, एक्साइटेड स्टेट में है, जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करता है तो ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालता है लाइट की फॉर्म। और इस लाइट एनर्जी को निकलने का जो ड्यूरेशन है 10⁻⁸ सेकेंड होता है। मतलब किसी एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जंप करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है विद इन 10⁻⁸ सेकेंड, ठीक है ना। इतने टाइम के अंदर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करेगा तो जो एनर्जी निकालेगा, उस निकलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन है, जिसको आपने क्या बोला है? 1 सेक। एटॉमिक प्रोसेस का मतलब मेरा यह है कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जो टाइम लेता है 10⁻⁸ सेकेंड लेता है, और इतने टाइम में जो लाइट निकल रही है, इस लाइट के निकलने का टाइम ड्यूरेशन को हमने बोला है 1 सेक। जबकि न्यूक्लियर प्रोसेस में जैसे कोई एटम बम जब ब्लास्ट होगा तो उसको ब्लास्ट होने का टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁶ सेकेंड है, और मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ये वाली वैल्यू इस 1 सेक से 100 टाइम्स ज्यादा है। इसीलिए न्यूक्लियर प्रोसेस का मतलब है एटम बम को ब्लास्ट होने में जो टाइम लग रहा है 10⁻�6 सेकेंड, जो कि कितने के बराबर है? ये वैल्यू इस वाली वैल्यू से 100 गुनी है। इसका मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन 100 सेक के बराबर है। एक बार क्वेश्चन आया है बच्चों आपकी एग्जाम में, नीट में, कि एटॉमिक न्यूक्लियर प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम और एटॉमिक प्रोसेस से, मतलब एटम से जो लाइट निकलती है उसकी एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन जो होता है
उसका रेशियो कितने के बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। कारण क्योंकि न्यूक्लियर प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन 10⁻⁻6 सेकंड है। न्यूक्लियर प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, 10⁻, इसको हटा रहा हूं बच्चों, न्यूक्लियर प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन है 10⁻⁻6 सेकेंड, और एटॉमिक प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन होता है 10⁻8 सेकेंड। ठीक है ना। तो इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। तो क्वेश्चन में ये पूछा था कि न्यूक्लियर प्रोसेस में मिलने वाली एनर्जी और एटॉमिक प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी के टाइम ड्यूरेशन का रेशियो कितना होगा। तो न्यूक्लियर प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन कितना है, एटम बम को ब्लास्ट होने का टाइम होता है ये 10⁻, विद इन 10⁻6 सेकेंड एटम बम क्या होता है, ब्लास्ट होता है। जबकि एटम में हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जब कम जंप करता है तो उसका टाइम ड्यूरेशन 10⁻8 सेकेंड होता है। तो इस वैल्यू को इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 100 आएगी। इसीलिए लिखा है आपने यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन किसके बराबर है, ये 100 से। इसका मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस और एटॉमिक प्रोसेस में मिलने वाली एनर्जी का टाइम ड्यूरेशन कितने के बराबर है, 100 से, 100 टाइम्स है। ये बात क्लियर होगी मैं जहां तक समझ रहा हूं। अब ये 3 यूनिट और लिखी है बच्चों, जरा ध्यान दें। अगर आप 3 यूनिट और लिखी हुई है यहां पर, ध्यान दें। एक तो लिखी है क्या बच्चों, प्रेशर की, यहां पर ये यूनिट लिखी हुई है, 3 नहीं 4 है बच्चों, 4 यूनिट लिखी है प्रेशर की। 1 पास्कल, पास्कल प्रेशर की ऐसा यूनिट है, 1 पास्कल होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट है किसकी, प्रेशर की। और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जानते होंगे आप, 1 ATM किसके इक्वल होता है, ये 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 ATM को शायद जानते हो आप, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर। मरकरी कॉलम, क्या मतलब मरकरी कितने हाइट तक हो, मरकरी कहते हैं पारे को। अगर किसी ट्यूब के अंदर मरकरी भर दें और कितनी हाइट तक भर दें, 760 मिलीमीटर ऊंचाई तक, तो उस मरकरी का बॉटम पर जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। और ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM, इसको हम नॉर्मली इस प्रेशर को 1.01 इंटू 10⁵ इतना लिखते हैं बच्चों नॉर्मली, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM और 1 बार, ये दोनों की वैल्यू नियरली सेम है बच्चों, क्योंकि ये कितनी वैल्यू है 1.013 10⁵, और ये वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁵, तो ये वैल्यू तो दोनों नियरली सेम है। इसलिए 1 ATM प्रेशर और 1 बार दोनों वैल्यू सेम है। और एक यूनिट प्रेशर की और है बच्चों, 1 टॉर। एक्चुअल में ये यूनिट टॉर्सिली नामक साइंटिस्ट ने दी थी। किसने दी थी, टॉर्सिली नामक साइंटिस्ट ने। और 1 मिलीमीटर, अगर किसी ट्यूब के अंदर 1 मिलीमीटर हाइट तक मरकरी भर दें तो उस 1 मिलीमीटर हाइट के मरकरी के द्वारा उस ट्यूब के बॉटम पर जो प्रेशर आएगा वो 1 टॉर के बराबर होता है। नोट कर लें आप, कर लिया नोट, चल सकता हूं मैं आगे बच्चों। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज फर्मी। फर्मी नाम है साइंटिस्ट का। क्या बेटा, लेंथ की सबसे छोटी यूनिट, इससे और भी छोटी यूनिट है लेकिन नॉर्मली हम इसको स्मॉलेस्ट यूनिट बोलते हैं फर्मी को। फर्मी एक्चुअल में नाम है साइंटिस्ट का। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, इसको फर्मी 1 फर्मी कहते हैं, या 1 फेम्टो भी बोला जाता है बच्चों। क्या बेटा, फेम्टो या फर्मी। और 1 फर्मी 10⁻15 मीटर के बराबर है। न्यूक्लियस की रेडियस नापी जाती है फर्मी में। एटम के न्यूक्लियस का साइज, क्या बच्चे, एटम के न्यूक्लियस का साइज क्या में नापा जाता है, फर्मी में नापा जाता है। और एटम के न्यूक्लियस का साइज लिखा हुआ है ये 10⁻⁻15 मीटर। न्यूक्लियस की रेडियस नापते हैं हम फर्मी में। फर्मी नामक साइंटिस्ट ने क्या बेटा फर्स्ट न्यूक्लियर बनाया था यूएसए में 1942 में।
क्या बेटा, फर्मी, ही किसके लिए लिखा हुआ, फर्मी के लिए। ही मेड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन 1942 इन यूएस। यूएसए में फर्मी नामक साइंटिस्ट ने फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया था। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप इसे, काम की चीज है बच्चों, ठीक है। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10 मीटर के बराबर है। ये लाइट की वेवलेंथ नापते हैं बच्चों एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। माइक्रोन और माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर होता है। बायोलॉजिकल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ना, उनका साइज माइक्रोन में नापते हैं, माइक्रोमीटर में नापते हैं। 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। और बैक्टीरिया जो होते हैं ना, देखा होगा बायोलॉजिकल बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है नहीं, उनका साइज माइक्रोन में नापते हैं या माइक्रोमीटर में नापते हैं, ठीक है ना। और 1 माइक्रोन 10⁻⁶ मीटर लिखो या 10⁴ एंगस्ट्रॉम लिखो। 10⁴ एंगस्ट्रॉम कैसे लिख दिया भाई, 10⁻⁶ मीटर। और अगर हम इसको एंगस्ट्रॉम बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एंगस्ट्रॉम में। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 10⁴ एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना। बायोलॉजिकल बैक्टीरिया का जो साइज होता है माइक्रोन में लिखा जाता है बच्चों। बैक्टीरिया का साइज 10 माइक्रोन के ऑर्डर का होता है। कितने ऑर्डर का होता है, 10 माइक्रोन के ऑर्डर का होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं, कर लें, क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फिर से कह रहा हूं मैं आपकी बात, ठीक है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। बच्चों बहुत ज्यादा काम की चीज है। आगे एक टॉपिक आएगा सर्कुलर मोशन और एक आएगा ग्रेविटेशन, वहां पर इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, और ये फिक्स वैल्यू है कितनी बेटे, अर्थ से सन की एवरेज डिस्टेंस 1.496 10⁻11 मीटर। और ये नियर अबाउट, राउंडिंग ऑफ करेंगे जब हम इसे तो वैल्यू लिखेंगे 1.5 10⁻11 मीटर। मतलब अर्थ से सन तक की, सूर्य तक की एवरेज दूरी जो है ना, एवरेज डिस्टेंस है ना, 1.5 × 10⁻11 मीटर होती है। ये बात नोट कर लें। 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, जो लाइट एक साल के अंदर, एक लाइट क्या बेटा 1 लाइट ईयर के बराबर होता है। लाइट के द्वारा 1 ईयर के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है वो वैल्यू होती है क्या बेटा, उसको बोला जाता है लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर कितना है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। और इसको राउंडिंग ऑफ कर दोगे तो नियर अबाउट, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में लिखोगे अगर ऐसे तो लगभग हम 10 मान सकते हैं इसको। तो 10⁻15 ये रहा, एक पावर ये बढ़ा दी 10⁻16 मीटर, ठीक, नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट पैरालैक्टिक सेकंड। पैरालैक्टिक सेकंड, इसको पार्शिक बोला जाता है। जरा ध्यान से सुना, क्वेश्चन प्रॉब्लम है तुम्हारी, नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। पैरालैक्टिक सेकंड, सेकंड लिखा है ना ये, तो सेकंड की वजह से बच्चे क्या कर देते हैं, टाइम की यूनिट मान लेते हैं। एक्चुअल में ये टाइम की यूनिट नहीं है। 1 पैरालैक्टिक सेकंड को 1 पार्सेक बोलते हैं। पैरालैक्टिक सेकंड यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एक्चुअल में ये डिस्टेंस की यूनिट है। 1 पैरालैक्टिक सेकंड 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक है ना। 1 क्यूरी, क्यूरी एक्चुअल में रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं क्या बेटा, उनकी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या बेटा डिके मेजर किया जाता है क्यूरी में। और 1 क्यूरी इक्वल होता है 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। कहना क्या चाहता है, मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है। तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की क्या बेटा रेडियो एक्टिविटी की यूनिट क्यूरी लिखी जाती है क्या बेटा। और 1 क्यूरी किसके बराबर है, 3.7 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। मतलब किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 1 सेकंड के अंदर 3.7 10⁻10 एटम दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो गए। डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड का मतलब है 1 सेकंड के अंदर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के 3.7 10⁻10 एटम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस वैल्यू को बोला जाता है 1 क्यूरी। और ये मैं बता ही चुका हूं बच्चों, रॉन्जन न्यूक्लियर डोज जो कैंसर पेशेंट को दी जाती है, और 1 रॉन्जन की वैल्यू होती है 2.58 10⁻⁴ कूलम पर किलोग्राम एयर। मतलब ये उन रेडिएशंस की एनर्जी है जो रेडिएशन 1 किलोग्राम एयर के अंदर
कितना चार्ज जनरेट कर दें, 2.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम चार्ज जनरेट कर दें। तो उन रेडिएशंस को जब कैंसर पेशेंट के टिश्यूज पर डाला जाता है तो वो इतनी एनर्जी उनको प्रोवाइड करा देते हैं जिससे वो टिश्यूज क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं उनके। क्लियर? यहां तक मैं जहां तक समझता हूं बच्चों ने सभी ने जनरल यूनिट्स नोट कर ली होंगी, ठीक है ना। और ये आपके काम की थी बच्चों कि आप नोट कर लें। यहां से आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना, मंडे को करेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर मीन्स कल सैटरडे फिर संडे। सैटरडे संडे में हो सकता है कि आपके सर कुछ और चीजें आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है नहीं, लेकिन मंडे को लेक्चर होगा इसके बाद, ठीक।